राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और ये क्लास पीएसआई और आरएस के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज अपनी नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 5 है और आज की क्लास में भी बहुत वैरायटी वाले क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन की शुरुआत पहले नंबर के क्वेश्चन से करते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है पर अच्छा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम के अंदर क्या है, बनते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कह रहा है कि रूट अंडर इसमें 21 है प्लस फिर आपको कह रहा है घनमूल इस 59 प्लस फिर वर्गमूल 16 प्लस फिर घनमूल कितना है 722 प्लस फिर वर्गमूल कितना है 49। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम जो सॉल्व करना शुरू करते हैं वो कहां से करते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। तो देखो स्टेप फर्स्ट में अपने को काम क्या करना है, तो सिंपल सा 49 का वर्गमूल निकालना है। क्या करना है सर, 49 का वर्गमूल निकालना है, जो कि कितना होगा 7। फिर स्टेप सेकेंड में क्या करना है कि जो भी इसका वैल्यू आया है इसको इसमें जोड़ देना है। तो अगर मैं स्टेप सेकेंड की बात करूं तो स्टेप सेकेंड अपना क्या होगा, तो आप कहोगे सर 722 में 7 जोड़ दीजिए और 722 में 7 जोड़कर वैल्यू कितना मिलेगा 729, और 729 का घनमूल कितना होगा, तो आप कहोगे सर 9 होगा। ये स्टेप 2 हो गया, मतलब मुझे इस पूरे का मान कितना पता चला, 9। आगे बढ़ेंगे, स्टेप 3 की बात करें तो स्टेप 3 में क्या करेंगे सर, 16 में कितना जोड़ेंगे 9, और 16 में 9 जोड़ूंगा तो वैल्यू कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। मतलब यहां तक का वैल्यू आपने 5 निकाला। आगे बढ़े स्टेप 4 में। स्टेप 4 के अंदर क्या करना है, तो सर घनमूल के अंदर कितना है सर 59 है, और यहां तक का वैल्यू मैंने कितना निकाला है 5 निकाला है। 5 इसमें जोड़ दीजिए तो आप कहोगे सर घनमूल के अंदर कितना आएगा 64, और 64 का घनमूल कितना होता है 4। अब ये एक आखिरी स्टेप है, स्टेप नंबर 5। कहने का मतलब मुझे यहां तक का मान कितना पता चल गया 4। आखिरी स्टेप क्या है, तो कह रहा है कि वर्गमूल के अंदर 21 है, इसमें इसका मान 4 जोड़ देंगे, और जैसे ही मैं 21 4 25 का वर्गमूल निकालूंगा वैल्यू कितना आएगा 5। और यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं साहब, सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 35 से पूरी रूप से क्या हो जाए, कट जाए। यही तो कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें बतानी है जो 35 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब देखो सीधी सी बात है, अगर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ऑप्शन में वही दिया होगा और वो वाला आंसर अपना हो जाएगा जिसमें 35 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब बोलोगे सर क्या पूरा 35 से काटना जरूरी है, नहीं। आप 35 को क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 35 होता है 7 गुना 5। मतलब इन सब में ऐसी संख्या जिसमें 5 का भी भाग लग जाए और 7 का भी भाग लग जाए वह 35 से भी कट जाएगा। बस यही आपको क्या करना है, चेक करना है। मुझे एक बात बताओ, 5 से वही नंबर कटता है जिसके इकाई में 0 हो या 5 हो। तो आपने कहा सर इसके इकाई में 8 है, ये 5 से कटेगा ही नहीं। इसके इकाई में 5 है, इसके इकाई में 5 है, इसके इकाई में 0 है, ये सारे 5 से कटेंगे। तो 5 का मैंने चेक कर लिया, अब 7 का चेक करूंगा। 7 का रूल क्या होता है, सिंपल, इकाई वाले का 2 गुना करके इसमें घटा दो। तो 5 का 2 गुना 10 होता है। 10 अगर मैं 98 से घटाऊंगा तो 88 आएगा। क्या 88 7 से कट रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहां मुझे बताओ 5 का 2 गुना करूंगा कितना होगा 10, और 10 अगर 99 में से घटाऊंगा तो वैल्यू क्या आएगा 89। 89 7 से कट रहा है क्या, नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहां देखो 0 का 2 गुना करूंगा 0 होगा, और 98 में 0 घटाऊंगा तो 98 होगा, और 98 में 7 का भाग लग रहा है, इसका मतलब इसमें भी 7 का भाग लग रहा होगा। तो आपने कहा इन चारों में इकलौता ऑप्शन ये है जिसमें 5 और 7 दोनों का भाग लग रहा है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 980, जिसमें 5 का भी भाग लगेगा और 7 का भी भाग लगेगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए साहब अगले को देखिए। अब ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑप्शन से निपटा लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि जब पढ़ाता हूं तो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है कौन सी है जिसको इसमें से घटाने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए।
और 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से 111 घटाने पर इसका वर्गमूल निकल जाएगा, या 222 घटाने पर, या 333 घटाने पर, या 444 घटाने पर। बेसिक मेथड क्या होगा, तो आप इस नंबर का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। जब वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से तो नीचे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, उसी रिमाइंडर को इसमें से घटा दोगे तो वो जो संख्या आएगी उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। लेकिन अपन उस तरीके से नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट ही कर सकते हैं ऑप्शन से। तो सबसे पहले बताओ पहला ऑप्शन क्या है सर, 111 घटाना है। तो आप सिंपल क्या करो, 13 218 में 111 घटा दो। जैसे ही 111 घटाओगे तो यह वैल्यू बनेगा 7, यह 0, यह 1 और यह 13। क्लियर है ये बातें। दूसरा देखो सर, 13 218 में आपको 222 घटाना है। तो जैसे ही वैल्यू घटाओगे सर, ये 6, ये 9, ये 9 और यह कितना 12। तीसरा क्या है कि सर 13 218 में 333 घटाकर देखता हूं। 333 जब मैं घटाऊंगा तो वैल्यू कितना बचेगा 5, और यहां क्या होगा तो 11 में से 3 घटाओगे तो 8 और 3 11 तो 8। फिर यहां क्या होगा, 11 में से 3 घटाओगे तो आप क्या कहोगे 8, और यहां क्या बचेगा 12। सेम वैसे ही अगर मैं 13 218 में से लास्ट वाला जो ऑप्शन है 444 घटाऊंगा तो वैल्यू क्या बचेगा 12785 बचेगा। बोलो हाँ या ना। 12750 सही किया ना, एक बार चेक कर लेते। सर ये 4 नहीं, 11 में से 4 घटेगा, यह वैल्यू कितना आएगा 7। फिर 11 में से 4 घटेगा, यह वैल्यू कितना आएगा 7, और यह कितना 12, 12774 बचेगा। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने पहली संख्या 111 घटाई तो मुझे पता करना पड़ेगा कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है या नहीं निकलता है। दूसरा ऑप्शन 222 लिया, सॉरी 222 घटाया तो ये नंबर आया, तो मुझे पता करना होगा कि इसका वर्गमूल निकलेगा या नहीं निकलेगा। मतलब इन चारों में जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वही मेरी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, जिसको घटाने पर, जिसको इसमें से घटाने पर उस पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो भैया करना क्या होता है, तो देखो एक सिंपल सा रूल होता है, ऐसी कोई भी संख्या, पहले इकाई की बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई पे 2 3 7 8 हो, ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई पे 2 3 7 8 हो, उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो आपको चेक करना है इसका इकाई कितना है 7। सर ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। अच्छा यहाँ 6 है, 5 है, 4 है, तो अभी भी कंफ्यूजन है इकाई के हिसाब से कि इनका वर्गमूल निकल सकता है। दूसरा टेंस डिजिट की बात करें तो ध्यान देना, टेंस डिजिट की बात जब भी करूंगा, देखो इसके लिए आपको क्या है 1 से 50 तक का वर्ग याद होना चाहिए। 1 से 50 तक का वर्ग याद होता है तो आपको पता चल जाता है कि कोई भी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है उसके लास्ट के 2 डिजिट 85 नहीं हो सकता, उसके लास्ट के 2 डिजिट 74 नहीं हो सकता, लेकिन 96 हो सकता है। कैसे, तो जैसे 14 का वर्ग करोगे तो 196 आएगा, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट 96 है ना। लेकिन आप किसी भी संख्या का वर्ग कर लो, उसके लास्ट के 2 डिजिट 85 नहीं होगा और 74 नहीं होगा। तो आप कहोगे ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो सही उत्तर अपना क्या होगा, तो सर ऑप्शन नंबर बी 222 इसमें से घटा दूंगा तो संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। क्लियर है। नहीं तो दूसरा मेथड क्या था साहब, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो हमारे पास नंबर क्या है 13 218, भाग विधि से वर्गमूल निकालना मतलब 2 2 का जोड़ा लगा देते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा कि किस संख्या के वर्ग से इसमें भाग लग सकता है, तो 1 के वर्ग में इसमें भाग लग सकता है। तो आपने कहा 1 से 1 कट गया। फिर यही है, इसी को वापस लिख देते हैं और इनको आपस में जोड़ देते हैं, 2 बना। अब जोड़े में उतारोगे कितना बना 32। तो आप सोचोगे यहां ऐसी कौन सी संख्या रखे और उसी संख्या से गुना करे कि ये नंबर कट जाए। तो आप कहोगे अगर यहां मैं 1 रख दूं और 1 से ही गुना कर दूं तो 1 में 21 का गुना 21 होगा। बोलोगे जी सर। अब कुछ नहीं करना, जो नंबर यहां है वही नंबर यहां उतारो, इनको जोड़ लो, यह कितना हुआ 22। यहां कितना बचेगा, तो साहब 11 बचेगा। अब जोड़े में उतारोगे कितना 18। अब सोचोगे यहां कौन सी ऐसी संख्या रखे और उसी संख्या से इसमें गुना करे कि यह नंबर कट जाए। तो आप बोलोगे 4 रखिए और 4 से ही गुना कर दीजिए। तो सर 4 चौका कितना होता है 16, 4 दूनी 8 और 1 कितना होता है 9, ठीक है। फिर 4 दूनी कितना 8। अब इनको घटा लो तो आपने कहा सर ये 2, ये 2 और ये 2। बोलो हाँ या ना। मतलब अगर इस संख्या में ये 222 ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर ये 222 एक्स्ट्रा नहीं होता तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता। तो आप क्या कहते, 13 218 में 222 वह सबसे छोटी संख्या है, घटा दिया जाए तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो आंसर क्या होता 222। हमसे यही पूछा कौन सा घटाना है, तो 222 घटाना है, तो आंसर क्या होता ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये बात है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, पढ़ो।
आपसे कह रहा है कि दशमलव डी सी ए बी, फिर डी सी ए बी, फिर डी सी ए बी, इसी तरीके से चल रहा है। तो 31/111 वैल्यू है। आपको वैल्यू इसका निकालना है a गुना डी प्लस बी सी बटा ए प्लस सी। मतलब आपको ए बी सी डी का मान पता होगा तभी तो ये वैल्यू निकाल पाओगे। उससे पहले एक बात समझो, सिंपल सा अगर मैं कभी ऐसा लिख देता हूं 0.323232, मतलब 32 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 0.32 के ऊपर बार, और इसको सॉल्व कैसे करता हूं 32 बटा कितना 99, जितनी संख्या के ऊपर बार उतनी बार क्या लिखता हूं 9। अब यही रूल यहां लग जाएगा, गौर से करो तो डी सी ए बी, डी सी ए बी और डी सी ए बी बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप यही तो कहोगे दशमलव डी सी ए बी बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार, और इसी का मान क्वेश्चन में कितना दिया है 31/111, सॉरी 1011। अच्छा, इनको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा डी सी ए बी, और 4 अंकों पे बार है तो 4 बार 9 लिखूंगा। बोलोगे जी सर, बराबर में मेरे पास 31/1111 है। इससे यह वैल्यू कितनी बार कटेगा 9 बार। तो यहां अगर मैं डी सी ए बी का मान निकालूंगा तो वैल्यू क्या होगा 31 गुना कितना 9। सर ये 9 का 9, ये 9 3 कितना 27। अब इसका मतलब क्या है, सुनना मेरी बात को गौर से, इसका मतलब क्या है सर, इकाई पे बी है तो यहाँ इकाई पे 9 है, तो सर बी का मान कितना हो गया 9। दहाई पे ए है, यहाँ दहाई पे 7 है तो ए का मान क्या हो गया 7। सर सैकड़े पे यहाँ, सॉरी 1000 पे सी है तो यहाँ क्या है 2 है, तो सी का मान क्या हो गया 2। अब यहाँ डी है, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 तो लगा ही सकते हैं, तो आपने कहा सर डी का मान क्या हो गया 0। इस तरीके से इसको सॉल्व करके कंपेयर करना है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, जो कह रहा है वो सॉल्व कर दो। सर ए में डी का गुना, ए में डी का गुना मतलब 7 गुना 0, प्लस बी में सी का गुना, कहने का मतलब 9 गुना 2 18, और भाग किससे लगाओगे ए प्लस सी से, कहने का मतलब 7 और 2, 7 प्लस 2 से। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और इनको गुना करोगे तो 18 होगा, इनको जोड़ोगे सर 9 होगा, और 9 से ये वैल्यू कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में। तो ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है? तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, चीजें आती है तो आसानी से कर लोगे। अब ये कुछ कोर्सेज है आरएस प्री के लिए और पीएसआई के लिए। जो भी बच्चे आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं या पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा मैथ और रीजनिंग का कॉम्बो कोर्स 1500 रुपये में ले सकते हो पीएसआई का, और आरएस का मैथ रीजनिंग का कॉम्बो कोर्स आपको 1600 रुपये में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए और कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या फिर गूगल प्ले स्टोर पर आप रीजनिंग ऋषि सर सर्च करेंगे, एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो देखो बढ़िया है ये भी। कह रहा है ए 2 अंकों की एक ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि अंकों को आपस में बदलने पर भी वो अभाज्य ही हो। मतलब 2 अंकों की एक ऐसी अभाज्य संख्या हमें लेनी है जिसके अंक को अगर बदल भी देना तो वो अभाज्य संख्या ही हो। साथ साथ में कह रहा है कि ए का मान बी से ज्यादा है, और ये भी कह रहा है कि ए और बी के बीच का अंतर कितना है 36 है। तो ऐसी अभाज्य संख्या आप खोजो और वहां ए और बी को जोड़कर आप बताओ, ये कहना चाह रहा है। तो देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक सिंपल सा तरीका है, ध्यान देना। अगर मैं 1 से 100 तक की बात करूं तो टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है, टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। इस 25 प्राइम नंबर में से कुछ ही प्राइम नंबर ऐसे होते हैं, कुछ ही प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनके अंकों को बदल भी दोगे ना तो भी वो प्राइम ही रहेगा। जैसे 11, ये सब दिमाग में होना चाहिए, 13, 17, ठीक है, 37, ठीक है, 79, ठीक है। अब ये 5 याद रखो, टोटल 9 ही ऐसे नंबर होते हैं। 1 से 100 तक टोटल 9 ही ऐसे नंबर होते हैं जिसके अंकों को बदलने पर भी वो अभाज्य ही होता है। वो कौन कौन से है तो वो बता रहा हूं, 11, 13, 17, 37, 79। अब देखो इसी को उलट लो। सर 13 को उलट लूंगा तो 31 बन जाएगा, जी सर। 17 को उलट लूंगा 71 बन जाएगा, जी सर। 37 को उलट लूंगा सर 73 बन जाएगा, जी सर। 79 के अंकों को बदल दूंगा तो सर क्या हो जाएगा 97। तो 11, अब देखो 11 के अंकों को उल्टोगे तो वो तो 11 ही रहेगा, तो इसीलिए इसको मैंने एक ही बार काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही 9 नंबर है जिनके अंकों को अगर आप बदल भी दोगे ना, जिनके अंकों को आप बदल भी दोगे तो वो अभाज्य ही रहेगा। पहले भी अभाज्य है, अंकों को बदलने पर भी क्या है अभाज्य, चेक कर लो।
सर 13 के अंकों को बदला 31, 17 के अंकों को बदला 71, 73 के अंकों को बदला 73, 37 के अंकों को बदला 73, 79 के अंकों को बदला 97 और सारे के सारे क्या है अभाज्य। तो अगर ये चीज आपको डायरेक्ट पता है कि ऐसे टोटल कितने नंबर है, 9 नंबर है जिनके अंकों को बदलने पर भी वो नंबर अभाज्य ही होता है, तो डायरेक्ट कर लोगे। क्यों? क्योंकि हमसे कह रहा है ना कि ए और बी के बीच अंतर 36 का है, तो 36 अंतर कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि ए 73 है और बी मेरा क्या है 37 है, और इनके बीच देखो अंतर 36 का है क्या? चेक करो, 13 में से 7 गया 6 और 4 में से 3 सॉरी 6 में से 3 घटेगा 3। मतलब हमें डायरेक्ट पता चल गया कि ए ये है बी ये है, और क्वेश्चन में हमसे ए प्लस बी का ही मान पूछ रहा था, तो हम कह देते 73 और 37 को जोड़ दीजिए, 7 3 10, 7 3 10 और 1 11, आंसर क्या होता है 110। आंसर क्या होता है 110। तो सीधा सीधा अपन टिक लगा देते हैं, आंसर क्या 110। आंसर क्या 110, और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते थे। हालांकि डायरेक्ट तरीका भी है। डायरेक्ट तरीका क्या है? आप मानते 2 अंकों की अभाज्य संख्या 10x प्लस वाई, यही तो मानते बोलो हाँ या ना? ठीक है, फिर कह रहा है इनके अंकों को बदल दो, तो इनके अंकों को बदल देते तो 10y प्लस एक्स होता। क्लियर है? तो ये a और ये b, और इनको घटाकर टोटल वैल्यू कितना आना चाहिए था? 36, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। इनको जब सॉल्व करते तो आप कहते 9x माइनस 9y बराबर कितना? 36। तो x माइनस वाई का मान कितना आता भाई? 4 आता। अब हमें सोचना होता कि x और y की जगह क्या वैल्यू ले कि घटाकर क्या आ जाए? 4 आ जाए। तो आप कहते सर अगर x का मान 9 ले ले, y का मान 5 ले ले, तो सर अंतर 4 आ जाएगा। अगर x का मान 8 ले, y का मान 4 ले, तब भी अंतर 4 आ जाएगा। x का मान 7 ले, y का मान 3 ले, तब भी अंतर 4 आ जाएगा। x का मान 6 ले, y का मान 2 ले, तब भी अंतर 4 आ जाएगा। x का मान 5 ले और y का मान क्या ले? 1 ले, तब भी 4 आ जाएगा। यही तो कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो जरा सोच के देखो कि 2 अंकों की संख्या इससे क्या बनती? 95। अच्छा, 95 को जब मैं उल्टा करता तो यह क्या बनता? 59। तो देखो 95 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होता। यहां 2 अंकों की संख्या क्या बनती? 84, और 84 को उल्टा करते तो क्या बनता? 48। क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं। इनके कॉम्बिनेशन को लेते तो क्या बनता? 73, और 73 का उल्टा क्या बनता? 37। ये अभाज्य संख्या है। सेम यहां देखो, यहां क्या बनता? 62, और 62 का उल्टा क्या बनता? अगर अंकों को पलट देते तो 26। ये भी अभाज्य नहीं है। यहां क्या बनता? 51, और 51 का उल्टा क्या होता? 15। क्या ये भी अभाज्य है? नहीं। तब भी आप वहां से यही पता करते कि सर 2 अंकों की वो जो अभाज्य संख्या है वो 73 और 37 है, इनको जोड़ते तब भी आंसर क्या आता? 110 आता। ठीक है, तो हालांकि ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ये छोटी सी बात है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलो बढ़ते आगे, अगले को देखो। अब देखो ये क्या कह रहा है कि 2, 5, 7, 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 8, 7, 5, 2, और सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? 2, 5, 7, 8। बोलो हाँ या ना? बनाइए। फिर कह रहा अब इन दोनों के बीच का अंतर लीजिए। तो सर अंतर लीजिए, बताओ 12 में से 8 घटाओगे 4, 14 में से 7 घटाओगे 7, 6 में से 5 घटाओगे 1, और यह कितना? 6। तो इनके बीच का अंतर ये हुआ। अब कह रहा है कि बताइए यह अंतर निम्न में से किससे विभाजित होगा, मतलब ये अंतर किससे कट जाएगा ये बताना है। तो ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन क्या है? 2। सर ये 2 से कट जाएगा? जी सर। अच्छा, बोला किससे विभाजित नहीं होगा, किससे विभाजित नहीं होगा, तो सर 2 से तो विभाजित हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा सर 3 से विभाजित हो जाएगा? जी सर। 3 का रूल क्या होता है कि सबका योग 3 से कटना चाहिए। तो बोलो 7 1 8, 8 4 12, 12 6 18, 3 से कट जाएगा। तो सर 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 से ये नंबर कट जाएगा। अच्छा सर 5 से ये कटेगा क्या? नहीं सर, 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही नंबर कटता है ना जिसके इकाई में 0 हो या 5 हो। तो सर अपना ऑप्शन क्या हो गया? 3, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अपने क्वेश्चन का सही उत्तर है कि ये नंबर 5 से नहीं कटेगा, बाकी सबसे क्या होगा? कट जाएगा। हमसे यही पूछ रहा था किससे नहीं कटेगा। चलो भाई अगले को देखो, 7वें को। क्या कह रहा है? दी गई, सॉरी ये दी नहीं है, ये 2 है, इसको सही कर लो। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है, और यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक आपस में स्थान क्या करते हैं? बदल लेते हैं। तो 2 अंकों की संख्या क्या है? तो पहले कंडीशन लिख लो और ऑप्शन से चेक कर लो। देखो पहला कंडीशन क्या कह रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ 2 अंकों की संख्या होती क्या है? तो आप यही तो लिखोगे 10x प्लस वाई। अब देखो क्या कह रहा है, संख्या अपने अंकों को जो क्या लिख रहा है
कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है। मतलब अंक कौन कौन है, x और y, x प्लस y का 4 गुना है कौन, यह संख्या। पहला केस ये बना, बोलो हाँ या ना। लिखा है ना दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या ये है, अपने अंकों के योग से 4 गुना है, तो इनके जो अंक है उनका योग करके 4 का गुना करेंगे तो दो अंकों की संख्या मिल जाएगी। दूसरा केस क्या कह रहा है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक अपने आसान क्या करते हैं, बदल लेते हैं। मतलब संख्या मेरे पास क्या है, दो अंकों की 10x प्लस वाई, इसमें मैं 18 जोड़ दूंगा तो इसका स्थान बदल जाएगा अंकों का, तो क्या कहोगे 10y प्लस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये अच्छा, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इसका मतलब यही तो है कि 10y प्लस x में से 10x प्लस y घटाना और बराबर में कितना 18। बोलो हाँ या ना। कि ये पूरा का पूरा वैल्यू इधर ले गए तो सर ये माइनस में हो गया, तो मतलब इसमें से इसको घटाकर वैल्यू कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। यही तो है, बोलो हाँ या ना। एक बात ये और दूसरी बात ये दो केस है। अब यहां से क्या करना होता है, सुनना। अब देखो अगर बेसिक से करते, नॉर्मल तरीके से करते तो पहले इनको सॉल्व करके एक्स वाई का समीकरण निकालते, इनको सॉल्व करके एक्स वाई का समीकरण निकालते, फिर दो चर वाले समीकरण हो जाते, उनको सॉल्व करते और एक्स वाई का मान निकालते। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जो कंडीशन दिया है ना, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, इसको चेक कर लो ऑप्शन से। अब जैसे मैंने पहला ऑप्शन 42 मान लिया कि भैया दो अंकों की संख्या क्या है, 42 है, तो इसका मतलब क्या है कि इनके अंकों को जोड़कर जब मैं 4 का गुना करूंगा तो यही 42 आना चाहिए। बोलोगे जी सर, तो करो ना सर, अंक इनके 4 प्लस 2 और इसमें अगर मैं 4 का गुना कर दूंगा तो ये वैल्यू 24 होगा। बोलो हाँ या ना। 4 2 6, 6 चौका 24। अब बताओ इनके अंकों को जोड़कर 4 का गुना करने पर तो वही संख्या आनी चाहिए, जबकि 42 आनी चाहिए। आया क्या है, 24। तो ये हो सकता है क्या, नहीं। इसको चेक करो सर, इनके अंकों को जोड़ो 4 प्लस 8 और इसमें 4 का गुना करो तो सर वैल्यू क्या होगा, तो 8 और 12, 12 चौका 48। सर ये चीज हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये संख्या अगर मैंने लिया, इनके अंकों को जोड़ा, इसका 4 गुना किया तो 48 ही आना था, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि वही संख्या मिल जाएगा। तो ये चीज हो सकता है। अगले को चेक करो सर, इनके अंकों को जोड़ा 2 प्लस 4 और इनमें किसका गुना किया, 4 का, तो वैल्यू कितना आएगा, 4 2 6, 6 चौका 24। यहां पे भी आ गया, संख्या 24 था, उनके अंकों को जोड़ा और 4 का गुना किया तो 24 ही रिजल्ट आना चाहिए। यहां भी आ गया, ये भी हो सकता है। दूसरा देखो सर, इनके अंक क्या क्या लेंगे, 3 और 6 और इसमें 4 का गुना करेंगे तो बताओ 6 3 9 और 9 चौका 36। ये भी आ गया कि सर इनके अंकों को भी जोड़कर 4 का गुना करेंगे तो 36। ये भी आ गया। तो इतना तो पता चल गया, पहला ऑप्शन नहीं है। तो अब पहला केस छोड़ दो, अब दूसरा केस देखो। साथ साथ में ये भी तो है, इनके इन संख्याओं के बीच का अंतर देखो। ये पहली वाली संख्या, ये अंकों को पलटकर संख्या, इनके बीच का अंतर 18 होना चाहिए। तो चेक कर लो किसके बीच का अंतर 18 है। तो बताओ 36 और 36 के बीच का अंतर 18 है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 24 और 24 के बीच का अंतर 36 है और 36 के अंकों को अगर उलट दोगे तो 63 होगा। क्या इनके बीच 18 का अंतर है, नहीं। सर 24 है, 24 के अंकों को उलट दोगे तो सर कितना होगा, 42 होगा। सर इनके बीच अंतर 18 का है, तो चेक कर लो सर, 42 में से अगर मैं 24 घटाऊंगा तो वैल्यू कितना बनेगा, तो आपने कहा सर 8 और ये कितना 18। सर इसका हो रहा है 18। इनके अंकों को पलट दो, सर कितना होगा 84। 84 और 48 के बीच का अंतर 18 होगा, नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा अपना क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या चेक किया, समझ गए। संख्या यहीं से उठाया, पहला केस कह रहा था अंकों को जोड़कर 4 का गुना करो तो वही संख्या मिलना है, तो इसमें तो मिला नहीं, इन तीनों में मिल गया वही संख्या। अब तीनों को कैसे छाटे, तो दूसरे केस से छाटा कि जो संख्या है उसके अंकों को उलट दिया जाए और उनको घटाए तो 18 मिलना चाहिए। तो संख्या 36 थी, 36 के अंकों को उलट दिया 63, इनके बीच 18 का अंतर है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं। संख्या 24 थी, 24 के अंकों को उलट दिया तो 42, 42 और 24 के बीच का अंतर 18 और हमें लाना भी 18 था, तो ये ऑप्शन हो गया। बाकी क्या हो गया साहब, गलत हो गया। ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको पूरा सॉल्व करना होगा। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो, 7वें को। ये भी वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक दो अंकों की संख्या PQ है, उनके अंकों का जोड़ क्या है, तो सर 11 आता है। तो देखो दो अंकों की संख्या PQ, जिसको मैं क्या ले लेता हूं 10x प्लस वाई। अब इसके अंक क्या हो गए, x और y। तो कह रहा है इनके अंकों का योग क्या है, 11 है। ऐसा क्वेश्चन में दे दिया कि ये जो दो अंकों की संख्या है, इनके अंकों का योग क्या है साहब, 11 है, लिखा है।
फिर क्या कह रहा है, मूल संख्या के अंकों को अदल बदल दिया जाए, मतलब इसके अंकों को बदल दिया जाए। तो x की जगह y और y की जगह क्या कर दिया जाए, x कर दिया जाए। तो नई संख्या क्या बनती है, QP, इसका नाम क्या है, QP है। फिर कह रहा है PQ और QP, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर, किसके किसके, 10x प्लस वाई और माइनस 10y प्लस x, इनके बीच का अंतर क्या दिया है, 9 दिया है। तो बताओ केस नंबर फर्स्ट ये, केस नंबर 2 ये। अब एक तो तरीका क्या है कि यहां तो x और y का समीकरण पता है, यहां भी x और y का समीकरण निकाल लेते, फिर दोनों को सॉल्व करके x y का मान निकाल लेते और आंसर आ जाता। दूसरा डायरेक्ट ऑप्शन चेक करेंगे। सर पहले तो ये देखो कि अंकों का योग मिलाकर 18 होना चाहिए, सॉरी 11 होना चाहिए। तो इनको जोड़ो, 8 3 11 बन रहा है, 4 और 7 11 बन रहा है, 7 4 11 बन रहा है, 6 5 11 बन रहा है। मतलब पहले केस से तो सब फॉलो कर रहा है। तो दूसरा केस देखो कि इनके बीच अंतर 9 का होना चाहिए। तो बताओ 83 अगर संख्या लिया तो इनके अंकों को उल्टेंगे तो कितना आएगा, 38। क्या इनके बीच अंतर 9 का आएगा, नहीं सर ये गलत। सर ये 47 लिया, देखो ये 47 लिया तो 47 के अंकों को बदलेंगे 74 होगा, क्या इनके बीच अंतर 9 का आएगा, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं। सर अगर 74 ले लिया, क्या ले लिया साहब, 74 ले लिया अगर मैंने, तो सर इनके अंकों को बदला 47, क्या इनके बीच अंतर 9 का आएगा, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं। तो इकलौता यही बचा, 35 के अंकों को बदलोगे तो क्या होगा, 56, और 56 और 65 के बीच अंतर कितने का आएगा, 9 का। तो ऑप्शन नंबर डी अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, ये तो पहला केस पहले देखा तो चारों ऑप्शन फॉलो कर गया, दूसरे केस से जो ऑप्शन फॉलो कर गया वही मेरा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। या फिर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दोनों समीकरण को हल करो तो भी एक्स वाई का मान आ जाएगा। आगे देखो अगले को। अच्छा, कोई भी बच्चा जो चाहता है कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग ही चाहिए या सिर्फ और सिर्फ मैथ ही चाहिए, तो इसका भी इंडिविजुअल बैच आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। अगर आरएस प्री के लिए अगर आप रीजनिंग का बैच लेना चाहते हैं तो 1100 रुपये में मिल जाएगा, और पीएसआई के लिए रीजनिंग का बैच आपको, इसमें कंप्लीट रीजनिंग होगी, 1000 में मिल जाएगा। ये पीएसआई से रिलेटेड है, ये आरएस से रिलेटेड है। ऐसे ही आपको मैथ का भी इंडिविजुअल बैच मिल जाएगा। सभी बैचों को आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो अगर आपको पता होता तो आप आसानी से कर देते। क्या कह रहा है, x और y विषम संख्या है तो निम्नलिखित में से कौन सा संख्या सम होगा। तो देखो एक चीज का ध्यान देना, और ये बात बताना ही होता है कि अगर दो सम संख्या को, सम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन, दो सम संख्या को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमेशा सम ही होता है। दो विषम संख्या, विषम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑड नंबर, दो ऑड को जोड़ेंगे तब भी रिजल्ट हमेशा इवन ही होगा। लेकिन एक विषम संख्या हो और एक सम संख्या हो तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। ये वाली बात पता होनी चाहिए। जैसे कोई भी ले लो दो सम संख्या, 4 ले लिया, 6 ले लिया, जोड़ के देखा सर रिजल्ट ये भी सम ही है। विषम कोई भी ले लो, 3 ले लो और 5 ले लो, जोड़ के देखो रिजल्ट कितना आया, 8, इवन ही आया। लेकिन एक विषम लो और एक सम लो, रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो ये वाली बात ध्यान रखना। तो कह रहा ना कि दो सम संख्या के अंक, एक्स और वाई विषम संख्या के अंक है, तो भैया विषम संख्या है तो क्या हो सकता है, तो इनका योग सम संख्या हो सकता है, गुना हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, नहीं। कि विषम संख्या, दो विषम संख्या को जोड़ेंगे, एक्स और वाई दोनों है, इनको जोड़ेंगे तो सम मिल जाएगा, और हमें रिजल्ट में सम ही लाना था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही उत्तर। चलो भाई अगले को देखो, क्या कह रहा है, 100 को विभाजित करने वाले प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। मतलब 100 में जिस जिस संख्या का भाग लग सकता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, मैं पूछूंगा इसमें किसका किसका भाग लग जाएगा, 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, इन्हीं 4 संख्याओं का तो भाग लगेगा, इसके अलावा किसी का लगेगा क्या, नहीं। तो इनका योग करना पूछ रहा है आपसे। अब यहीं 8 की जगह क्या दे दिया, 100। अब कह रहा है कि 100 में जिस जिस संख्या का भाग लग जाएगा ना, उन सब का योग करके बताओ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन किसका है, तो ये क्वेश्चन क्या है, भाजकों की संख्या निकालना और भाजकों की संख्या का योग निकालना। तो कभी भी भाजकों की संख्या का योग निकालना होता है तो तरीका क्या बढ़ाया आपको क्लास में, तो देखो सिंपल सा, कि जिसका भी निकालना है उसका पहले अभाज्य खंड कर लो। तो 2 से काटो कितनी बार, 50 बार, 2 से काटा कितनी बार, 25 बार, और 5 से काटा कितनी बार, 5 बार। ठीक है, तो आपने कहा सर 100 को मैं 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। इस 100 को मैं 2 का वर्ग गुना 5 का वर्ग, क्योंकि 2 2 बार आया तो 2 का वर्ग, 5 2 बार आया तो 5 का वर्ग, हाँ या ना।
बोलोगे जी सर। अब अगर इनका योग निकालना है कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो 100 को काट दे और उनका योग निकालना है, तो क्या करना है, देखो यहां पावर क्या है, 2, 2 का पावर क्या है, 2 है। पावर को घटते क्रम में लिख दो, 2 का पावर 1, 2 का पावर 0, हमेशा कहां तक जाना है, 0 तक, और इन सबको जोड़ दो। फिर गुना का है तो गुना का चिन्ह रहने दो। 5 का पावर क्या है, 2 है, तो पावर को घटते क्रम में लिख दो, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 0, कहां तक, 0 तक, और इनको सॉल्व करके गुना कर दो, वही इनके भाजकों का क्या होगा, योग होगा। तो चलो कर लो। सर 2 का घात 0 1 होगा, 2 का घात 1 2 होगा, और 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा। 5 का घात 0 1 होगा, 5 का घात 1 1 होगा, और 5 का वर्ग क्या होगा, 25 होगा। तो मुझे बताओ यह वैल्यू 4 2 6 1 7 होगा, और इसको गुना जोड़ोगे तो 31 होगा। 31 में 7 का गुना करो, 7 और 7 3 21, मतलब 100 में जिस जिस संख्या का भाग लगेगा उन सबको जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 217। ऑप्शन नंबर डी अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या था, भाजकों की संख्या का योग ज्ञात करना, ठीक है। और ये टॉपिक्स नंबर सिस्टम के अंदर भी आता है। क्लियर है। तो आज की क्लास फिर यहीं पे समाप्त करेंगे। ये 10 अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, जो आपके पेपर में आने की क्या है, संभावना है। अगली क्लास में मिलते हैं और नए वैरायटी के क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।